नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। राजनीतिक परिदृश्य में इन दिनों युवाओं की भूमिका, उनकी ऊर्जा और उनके भविष्य को लेकर एक अभूतपूर्व हलचल देखने को मिल रही है। मुख्य धारा की राजनीति के गलियारों से लेकर उससे बाहर के सामाजिक दायरों तक हर जगह युवा वर्ग अचानक केंद्र बिंदु में बन गया है। इस पूरे घटनाक्रम में एक तरफ जहां युवाओं के नाम पर सत्ता विरोधी आंदोलनों और नई राजनीतिक लामबंदी की कोशिशें की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक व्यापक, संगठित और राष्ट्रव्यापी काउंटर स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है। हाल के समय में भारतीय राजनीति में कुछ ऐसे चेहरे और समूह सक्रिय हुए हैं जो स्वयं को युवा शक्ति और जेन ज़ी के सच्चे प्रतिनिधि के रूप में पेश करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इनमें से कुछ चेहरे बाहर से आए हुए हैं, कुछ को विशेष रूप से मीडिया के मंचों से आयात किया गया है, जबकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका पुराना जुड़ाव किसी न किसी राजनीतिक दल के साथ रहा है। इन महत्वाकांक्षी तत्वों ने मिलकर एक नई राजनीतिक पार्टी का ढांचा खड़ा करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, जिसमें पर्दे के पीछे से विपक्ष के कई प्रमुख दलों का भी सीधा समर्थन और सहयोग शामिल है। युवाओं और नई पीढ़ी के नाम पर इन समूहों द्वारा तैयार किए गए आंदोलनों के तौर तरीके पर अब गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। जमीनी हकीकत यह है कि इन प्रदर्शनों में अक्सर भीड़ बहुत सीमित होती है, कहीं 200, कहीं 2000 तो कहीं 5000 लोग। इसके बावजूद इस सीमित संख्या को अलग अलग शहरों में ले जाकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने, धरने देने, सार्वजनिक अव्यवस्था फैलाने और अराजकता जैसा माहौल खड़ा करने के सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं। जब युवाओं के हितों और उनके भविष्य की बात हो रही है तो सवाल उठता है कि क्या केवल राजनीतिक दलों द्वारा प्रभावित और लामबंद किए गए कुछ चेहरे ही देश के युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं? देश में एक बहुत बड़ा ऐसा युवा वर्ग भी है जो इन राजनीतिक हथकंडों से पूरी तरह अलग है। इसी विशाल निष्पक्ष युवा वर्ग को सीधे मुख्य धारा से जोड़ने और उन्हें विकसित भारत के सपने के साथ एकाकार करने के लिए अब एक नए स्तर पर नेटवर्किंग और रणनीति का सूत्रपात हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि देश के युवाओं को अराजकता की राजनीति से निकालकर राष्ट्र निर्माण के सकारात्मक रास्ते पर अग्रसर करना आवश्यक है। इसी सोच के तहत प्रधानमंत्री की कोर टीम और पार्टी संगठन ने एक सुव्यवस्थित कार्य योजना पर काम शुरू कर दिया है। इस योजना का पहला और तत्कालीन लक्ष्य 1 लाख ऐसे युवाओं को चिन्हित कर जोड़ना है जो पूरी तरह राष्ट्र निर्माण और विकास की विचारधारा से प्रेरित हो। इसे एक तरह से मोदी यूथ ब्रिगेड के रूप में देखा जा रहा है। संगठन के विस्तार का जो गणित तैयार किया गया है वह नेटवर्क की ताकत पर आधारित है। यदि इस पहले चरण में जुड़े 1 लाख युवाओं में से प्रत्येक युवा आगे चलकर केवल 5-5 नए युवाओं को अपने साथ जोड़ता है तो यह संख्या स्वतः बढ़कर 5 लाख हो जाती है। पूर्व के 1 लाख युवाओं को मिलाकर यह संख्या सीधे 6 लाख के पार पहुंच जाएगी। अगले 6 महीनों के भीतर यह नेटवर्क इस कदर मजबूत और विस्तृत हो जाएगा कि विपक्ष द्वारा युवाओं के नाम पे खड़े किए जाने वाले प्रायोजित आंदोलनों का जमीन पर ही प्रभावी जवाब दिया जा सकेगा। वर्तमान में दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, प्रयागराज और कोटा जैसे प्रमुख शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा केंद्रों में छात्रों के मुद्दे के नाम पे जो हलचल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसके पीछे के तंत्र पर भी नजर रखी जा रही है। राहुल गांधी और विपक्षी दलों का नेटवर्क कोचिंग माफियाओं और भारी फंडिंग के सहारे छात्रों को अपने आयोजनों और प्रदर्शनों में जुटाने का प्रयास करता है। लेकिन जब जमीन पे लाखों की संख्या में सकारात्मक सोच वाले युवाओं का यह नेटवर्क खड़ा होगा तो ऐसे प्रायोजित जमावरों का प्रभाव पूरी तरह निष्प्रभावी हो जाएगा। इस पूरी राष्ट्रव्यापी मुहिम की कमान केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मंडाविया को सौंपी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह केवल एक शुरुआत है जिसका उद्देश्य 1 लाख युवाओं को सीधे जोड़ना है। इस महत्वाकांक्षी पहल को विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का नाम दिया गया है। इस मंच का सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि इसमें चयनित युवाओं को सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर संवाद करने, अपने विचार साझा करने और नीतिगत विषयों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। इस पहल का स्वरूप पूरी तरह गैर राजनीतिक रखा गया है। इसमें स्पष्ट मानदंड निर्धारित किए गए हैं कि किसी भी राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े युवा इसमें शामिल नहीं होंगे।
इसके साथ ही इसमें भाग लेने के लिए अधिकतम आयु सीमा 29 वर्ष तय की गई है। यह व्यवस्था उन नेताओं से एक बड़ा अंतर स्थापित करती है जो 56 वर्ष की आयु में भी स्वयं को युवा नेता कहते नहीं थकते। यह मंच वास्तव में 29 वर्ष तक के उन मेधावी और कर्मठ युवाओं के लिए है जो जमीनी स्तर पर देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के माध्यम से युवा सीधे प्रधानमंत्री से यह चर्चा कर सकेंगे कि 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में उनकी वास्तविक भूमिका क्या हो सकती है। वे सरकार से अपनी अपेक्षाओं को साझा कर सकेंगे, विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन और जॉब ओरिएंटेड आइडियाज को लेकर अपने मौलिक सुझाव प्रस्तुत कर सकेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर युवाओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है और आरंभिक चरण में ही 1 लाख युवा इससे जुड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। गैर राजनीतिक युवाओं को जोड़ने की इस अनिवार्यता को हाल के उस घटनाक्रम से समझा जा सकता है जो दिल्ली के जंतर मंतर पर घटित हुआ। वहां नई पीढ़ी और छात्रों के नाम पर एक बड़ा प्रदर्शन खड़ा किया गया। पहली नजर में ही स्पष्ट हो गया था कि जो मांगे उठाई जा रही थी उनका उद्देश्य समाधान तलाशना नहीं बल्कि व्यवस्था में गतिरोध और अराजकता पैदा करना था। इस तरह के प्रदर्शनों की पूरी रणनीति यह रहती है कि दिल्ली के केंद्र में बड़ा हंगामा खड़ा किया जाए ताकि सरकार पर दबाव बनाकर उसे बैकफुट पर लाया जा सके। इतिहास गवाह है कि जब जब राष्ट्रीय राजधानी को बंधक बनाने जैसी स्थितियां पैदा की गई, सरकारों के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी हुई। चाहे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय निर्भया मामले के बाद उपजी अराजक परिस्थितियां रही हो या फिर किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली की सीमाओं और राजमार्गों की गई नाकेबंदी। किसान आंदोलन के समय भी पंजाब और हरियाणा से आगे बढ़कर जब आंदोलनकारियों ने दिल्ली के प्रमुख मार्गों को अवरुद्ध किया और लाल किले तक हंगामा खड़ा किया तो उसका फायदा उठाने के लिए देश विरोधी ताकतें तुरंत सक्रिय हो गई थी। ऐसी स्थितियों का लाभ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, खालिस्तानी नेटवर्क, अराजकतावादी संगठनों और समाज विरोधी तत्वों ने उठाया था। जंतर मंतर पर हाल ही में हुए प्रदर्शनों के दौरान भी कुछ ऐसी ही चिंताजनक कड़ियां सामने आई है। सुरक्षा एजेंसियों और दिल्ली पुलिस की जांच रिपोर्ट में यह तथ्य उजागर हुआ है कि फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक FRS के माध्यम से 2800 से अधिक ऐसे संदिग्ध तत्वों की पहचान की गई जो सामान्य छात्र या शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी नहीं थे। प्रदर्शन स्थल पर 10 से 15,000 लोगों की जो भीड़ जुटाई गई थी उसमें से लगभग 20% से अधिक लोग ऐसे थे जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इनमें से कई के खिलाफ हत्या के प्रयास, बलात्कार, चोरी, जेबकतरी और दंगा भड़काने जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। सीलमपुर, ओखला, शाहीन बाग और तुर्कमान गेट जैसे इलाकों से आकर प्रदर्शनों में पत्थरबाजी और माहौल बिगाड़ने की साजिश रचने वाले तत्वों की मौजूदगी ने यह साफ कर दिया है कि किस तरह छात्रों के मुद्दों की आड़ में अराजकता का खेल खेला जाता है। इन सुनियोजित विरोध प्रदर्शनों और संसद मार्च के दबाव के चलते प्रशासनिक स्तर पर कुछ समझौते हुए, यहां तक कि राजनीतिक गलियारों में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और U-टर्न तक की चर्चाएं तैरने लगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा परिणाम यह हुआ कि कुछ नए स्वयंभू नेता तैयार हो गए, चाहे वो सौरभ दास हो, रंका हो या दीपिका। ये चेहरे अब अलग अलग राज्यों में जाकर इसी तरह के धरने प्रदर्शन को दोहराने में लगे हैं। इनका प्राथमिक उद्देश्य खुद को नई पीढ़ी के राजनेता के रूप में स्थापित करना है। हालांकि इन नए चेहरों की अपनी सीमाएं भी पूरी तरह स्पष्ट है। ये स्वतंत्र रूप से किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल को खड़ा करने की स्थिति में नहीं है। इसका सटीक उदाहरण आम आदमी पार्टी है, जिसे दिल्ली से पंजाब तक विस्तार करने में वर्षों लग गए, जबकि गोवा और गुजरात जैसे राज्यों में उसकी स्थिति बेहद सीमित रही। वर्तमान में जब दिल्ली और पंजाब में उनकी राजनीतिक जमीन पर संकट के बादल है तो यह साफ है कि कोई भी क्षेत्रीय या आंदोलन से निकला समूह रातों रात अखिल भारतीय स्तर पर स्थापित नहीं हो सकता। यही कारण है कि सौरभ दास, दीपिका या रंका जैसे चेहरे महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते। परिणाम स्वरूप इन सभी तत्वों ने एक बैकअप रणनीति के तहत कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ हाथ मिला लिया है। वे राहुल गांधी को जमीनी इनपुट और रणनीतिक आधार प्रदान कर रहे हैं, जिसके आधार पर राहुल गांधी कांग्रेस शासित राज्यों में पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था और भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर नई नीतियां बनाने के निर्देश जारी कर रहे हैं, ताकि 2029 के आम चुनाव के लिए एक मजबूत
राजनीतिक विमर्श खड़ा किया जा सके। इस पूरी राजनीतिक घेराबंदी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी रणनीति को पूरी तरह बदल दिया है। पार्टी का मानना है कि विपक्ष के इन प्रायोजित अभियानों का मुकाबला केवल चुनावी भाषणों से नहीं, बल्कि वैचारिक रूप से दृढ़, संख्या में भारी और राष्ट्रवादी सोच से लैस युवाओं की एक विशाल फौज खड़ी करके ही किया जा सकता है। इसी रणनीति के तहत संगठनात्मक स्तर पर भी बड़े फेरबदल किए जा रहे हैं। युवा कार्य मंत्रालय को आगे रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे इस संवाद प्रक्रिया से जुड़ रहे हैं। संगठन के भीतर भी उन सभी बाधाओं को हटाया जा रहा है जो युवाओं को पार्टी से जोड़ने में रुकावट बन रही थी। सोशल मीडिया और आईटी विंग में अमित मालवीय की कार्यशैली, जिसमें नए युवाओं को जोड़ने के बजाय दूरी बनाने के आरोप लग रहे थे, इस सब के बाद व्यवस्था में बदलाव करते हुए दीपक महस्के जैसे नए चेहरों को जिम्मेदारी दी गई है। पूरी टीम को अधिक समावेशी और सक्रिय बनाया जा रहा है। अब यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि चाहे बजरंग दल के कार्यकर्ता हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एबीवीपी के छात्र हो, विभिन्न विश्वविद्यालय और कॉलेजों के निष्पक्ष छात्र संघ हो, या फिर सोशल मीडिया के प्रभावशाली इन्फ्लुएंसर, इन सभी को सीधे प्रधानमंत्री के नेतृत्व और विकसित भारत के विजन के साथ एकीकृत किया जाएगा। अब विभाजन रेखा बिल्कुल स्पष्ट खींची जा रही है। एक तरफ वे युवा हैं जो राष्ट्रवादी सोच के साथ देश को आगे ले जाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वे तत्व हैं जो राहुल गांधी और उनके सहयोगियों के साथ मिलकर विनाशकारी और विघटनकारी राजनीति का हिस्सा बन रहे हैं। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग इसी वैचारिक लड़ाई का सबसे बड़ा मंच बनने जा रहा है। इसमें पहले चरण के 1 लाख युवाओं का जुड़ना वास्तव में उस मोदी यूथ ब्रिगेड की नींव है जो आने वाले समय में मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट के जरिए 1 से 5, 5 से 10 और 10 से 20 और अंततः 2029 के आम चुनावों से पहले 1 करोड़ तक विस्तारित हो सकती है। यह विशाल युवा शक्ति राहुल गांधी, दीपिका रंका और सौरभ दास जैसे नेताओं द्वारा फैलाए जा रहे राजनीतिक भ्रम और प्रायोजित प्रदर्शनों का सबसे प्रभावी जमीनी उत्तर होगा। इस नई तैयारी ने विपक्षी खेमे में भी यह चिंता पैदा कर दी है कि यदि देश का आम युवा विकास और राष्ट्र निर्माण के रास्ते पर पूरी ताकत से उठ खड़ा हुआ, तो हंगामे, धरने और चक्का जाम के सहारे चलने वाली नकारात्मक राजनीति का दौर हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। धन्यवाद। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक न्यूज। जय हिंद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।